नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप थंबनेल को देख करके समझ ही गए होंगे, मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 31 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, ज्योतिषीय उपाय से संबंधित हो सकते हैं, पूजा पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में है, कोई भी रिलीजियस कोई भी स्पिरिचुअल प्रश्न आपके मन में है, या कोई भी प्रश्न जो कि हमारी ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित यदि आपके मन में उत्पन्न होता है, तो उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको? अपने प्रश्नों को पूछने के लिए इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। उसके बाद में जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो का नेक्स्ट एपिसोड आता है, मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उस एपिसोड में उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये सुमन घोष जी का है। सुमन घोष जी ने किया है कि नमस्ते, गणेश देव की मूर्ति किस दिशा में रखनी चाहिए? जी, गणेश जी का समय बहुत करीब आ रहा है और गणेश जी की जो मूर्ति है वो आपको घर के ईशान कोण में, घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपका जो पूजन स्थल है वो भी घर के ईशान कोण में ही होगा, तो ज़्यादातर लोग पूजन स्थल पर ही गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करेंगे। तो ईशान कोण में गणेश जी की मूर्ति को रखना चाहिए। अब मूर्ति के मुख की दिशा, तो देखिए, जो गणेश जी हैं वो साध्य हैं, और जो आप पूजा कर रहे हैं, पूजा करने वाला व्यक्ति साधक होता है, तो साधक का मुख पूजा करते समय ईस्ट या नॉर्थ की तरफ होना चाहिए, पूर्व या उत्तर की तरफ होना चाहिए। फलस्वरूप यदि साधक का मुख अगर ईस्ट की तरफ है तो साध्य का मुख पश्चिम की तरफ होगा, और अगर साधक का मुख नॉर्थ की तरफ है यानी कि उत्तर की तरफ है तो साध्य का मुख दक्षिण यानी कि साउथ की तरफ होगा। तो पहला प्रश्न का आपका जवाब ये था कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में घर के ईशान कोण में आपको गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। साथ ही साथ जब आप गणेश जी की पूजा करें तो आपका जो फेस है वो ईस्ट या नॉर्थ दिशा को देखना चाहिए, यानी कि गणेश जी जो है वो वेस्ट या साउथ की दीवार को देख रहे हो, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो जो साधक का मुख है, पूजा करने वाले का जो मुख है वो ईस्ट या नॉर्थ दिशा की ओर होना चाहिए। ईस्ट की तरफ मुख करके पूजा करना ज्यादा अच्छा माना जाता है, और सायंकाल की पूजा को नॉर्थ दिशा की ओर मुख करके किया जाता है। तो सुबह और शाम दोनों ही होगी, तो मेनली आप ऐसा करें, ऐसा गणेश जी को रखें कि वो वेस्ट की दीवार को देखें, और जब आप पूजा कर रहे हो उनकी तो आपका फेस ईस्ट दिशा की ओर हो, तो ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन्हीं का प्रश्न है दूसरा कि नमस्ते, लाजवर्त रत्नों का फायदों किस प्रकार है? देखिए, शनि राहु और केतु से संबंधित जब भी दुष्परिणाम उत्पन्न होते हैं तो लाजवर्त को धारण कराया जाता है। राहु या केतु की महादशा चल रही हो, जिसमें मेनली राहु की महादशा जब बहुत ज्यादा कष्ट प्रदान करती है, या राहु की महादशा हमको कुंडली में कष्ट प्रदान करती हुई दिखाई पड़ती है, तब हम लाजवर्त रत्न व्यक्ति को सजेस्ट करते हैं। लाजवर्त जो रत्न होता है उसका कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी दुष्परिणाम नहीं होता है, और ये जेमस्टोन बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं आता है अन्य जेमस्टोन्स की तुलना में। तो लाजवर्त पहनने से जो राहु की महादशा से संबंधित बुरे परिणाम होते हैं, जैसे कि बुद्धिया विहीन मति विभ्रम सर्वशून्यम, बुद्धि भ्रमित होती है, और मति जो है वो हमारी भ्रम होती है, हम सोच नहीं पाते, हमारे द्वारा गलत जो निर्णय हो जाते हैं, उन गलत निर्णयों में ये लाजवर्त रत्न कमी लाता है, आपके आत्मविश्वास की पॉजिटिव वे में वृद्धि करता है। तो लाजवर्त रत्न का ये काम है मेनली, इसका कोई भी दुष्परिणाम नहीं होता। इसको चांदी की अंगूठी में बनवा करके शनिवार के दिन मिडिल फिंगर में, बीच वाली उंगली में धारण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये एन के इंफॉर्मेशन टेक नाम से आईडी है, इनका है कि जी प्रणाम आपको, कोटि कोटि। मंगल अगर नीच के हों, अगर वो मून से केंद्र में हो, तो क्या मंगल का नीच भंग माना जाएगा? और ये नीच भंग कहां से देखें, लग्न कुंडली से या चलित कुंडली से? देखिए, नीच भंग मेनली लग्न कुंडली से देखा जाएगा। पहला तो यह है, चलित कुंडली से नीच भंग नहीं। कोई भी योग या दुर्योग, तो नीच भंग राजयोग, नीच भंग योग, तो लग्न कुंडली से देखा जाएगा। चलित कुंडली से योगों की चर्चा हम नहीं करते हैं। चलित कुंडली से देखी जाती है कि वो ग्रह कहाँ का फल दे रहा है, किस भाव का फल दे रहा है। तो योग की गणना, कोई भी योग हो, चाहे नीच भंग योग हो या कोई भी योग हो, उसको आप लग्न कुंडली से ही करें, पहला पॉइंट। बाकी आपने लिखा है कि मंगल अगर नीच के हो, मतलब मंगल अगर कर्क राशि में है
और अगर वो मून से केंद्र में हो, यदि मंगल मून से केंद्र में हो तो नहीं, केंद्र में मंगल बैठे, केंद्र में चंद्रमा बैठे हो, मंगल किसी भी भाव में नीच के हो, परंतु जन्म कुंडली के केंद्र में 1, 4, 7, 10 भाव में यदि चंद्रमा होंगे तब मंगल का नीचत्व भंग माना जाएगा। यदि मंगल के साथ में चंद्रमा बैठे हुए हैं और मंगल से 7वें चंद्रमा बैठे हुए हैं तो दूसरे सूत्र से नीचत्व भंग माना जाएगा, यानी कि जहां पे नीच का ग्रह बैठा था उस राशि का अधिपति चंद्रमा वहीं जाकर के बैठ गया तो नीचत्व वैसे ही भंग हो जाएगा। और यदि मंगल कर्क में यदि नीच के हुए हैं तो चंद्रमा जब मकर राशि में होंगे तो उनकी दृष्टि मंगल पर पड़ेगी तो वहां का नीचत्व भंग माना जाएगा। अगर ये दो सूत्र नहीं लग रहे हैं तो मंगल किसी भी भाव में नीच के हुए हों परंतु केंद्र में 1, 4, 7, 10 कुंडली के केंद्र में, जो कुंडली का लग्न होता है, कुंडली का चतुर्थ भाव होता है, कुंडली का सप्तम भाव होता है, कुंडली का दशम भाव होता है, इन चारों भावों में यदि चंद्रमा होंगे तब मंगल का नीचत्व भंग माना जाएगा। और अगला प्रश्न भी इन्हीं का है कि जी अगर षडबल में सन सबसे ज्यादा मजबूत है, उसके बाद मंगल, फिर गुरु, फिर वीनस, फिर शनि और शनि रेट्रो है, अब ये शनि जाके D9 में उच्च के हो गए तो अब मैं सैटर्न को 5 नंबर पर मानूं षडबल में कि फर्स्ट पर मानूं? नहीं, षडबल में जो रैंकिंग है वो आपके सॉफ्टवेयर ने ऑलरेडी कैलकुलेट करके उसको रैंकिंग दे दी है, अब आपको कुछ मानने या ना मानने की जरूरत नहीं है। नवमांश कुंडली में शनि जो आपके हैं वो आपने क्या बताया है कि उच्च के हो गए हैं, तो वो शनि बली हैं, वो उच्च का फल देंगे, ये चीज ठीक है। अब वक्री है तो वो देखना पड़ेगा, वक्री रेट्रो लिखा है आपने, वक्री है तो वो फिर कुंडली को देख के समझना होगा कि किस तरह की स्थिति। लेकिन सन सबसे ज्यादा मजबूत अगर आपको षडबल में दिख रहे हैं, सूर्य का पर्वत षडबल में सबसे ज्यादा बली आपको उठा हुआ दिखाई पड़ रहा है और बाकी सब ग्रह जो हैं वो सूर्य से षडबल में अगर कमजोर है तो सूर्य को ही षडबल में सबसे ज्यादा कमजोर, सबसे ज्यादा मजबूत माना जाना चाहिए। षडबल ऑलरेडी आपको कैलकुलेटिव एक ग्राफ बना करके दे दिया गया है, उसके ऊपर आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो षडबल में जो दिख रहा है उसी को मानिए, नवमांश इत्यादि के आधार पर षडबल के साथ में छेड़खानी ना करें। और आगे बढ़ते हैं, जो अगला प्रश्न है वो मनराज सिंह जी का है। इन्होंने पूछा अगर लग्नेश 6th हाउस में दंपति होकर बैठा हो तो क्या फल होगा? दंपति क्या होता है? लग्नेश अगर छठे भाव में जाकर के बैठे तो ये अवयोग होता है और ये जातक के जीवन काल में जीविकोपार्जन में संघर्ष कराता है, नाना प्रकार के रोग, कष्ट, परेशानियां लगी रहती हैं, जातक के जीवन काल में सदैव कॉम्पिटिटिव स्थिति बनी रहती है, वो उसके साथ में छोटी सी भी परिस्थिति हो तो वो उसको compete करना पड़ता है और लोगों के साथ में, तो जीवन में थोड़ा सा संघर्ष, प्रतिस्पर्धा की भावना ऐसे जातकों के अंदर रहती है, ये प्रतिस्पर्धा उनको करनी पड़ जाती है, तो ये होता है। इनका दूसरा प्रश्न है कि 6th हाउस में सूर्य, राहु, शनि की युति कन्या राशि है और शुक्र अष्टम भाव में है, फल बताएं, करियर में प्रॉब्लम है। कन्या राशि में सूर्य, राहु और शनि की युति है, यानी कि मेष लग्न की जन्म कुंडली है, मेष लग्न की कुंडली में सूर्य, राहु और शनि छठे भाव में जाकर के बैठे हुए थे, तो परेशानी है। और अष्टम भाव में शुक्र है तो ये दाम्पत्य को तो पूरी तरह से पीड़ित ही प्रदर्शित कर रहे हैं आपके, और करियर में प्रॉब्लम है, तो जी दशमपति जब षष्ठ में जाएंगे तो करियर में प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। हनुमान जी की आराधना करिए और एक बार अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा करके मुख्य ग्रह का चुनाव कराइए और उसके बाद में उस ग्रह की आराधना करके अपने करियर के विषय में विचार करिए। मंगल की स्थिति को भी देखना होगा कि लग्नेश की क्या स्थिति है, क्योंकि मेष लग्न की चर्चा हम कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, इन्हीं का एक और प्रश्न है कि पंडित जी प्रणाम, वृषभ लग्न की कुंडली में शनि की महादशा में मंगल का अंतरदशा कैसा रहेगा? देखिए कुंडली वृषभ लग्न की हो या तुला लग्न की, वहां शनि तो योग कारक है परंतु मंगल सप्तमेश, सप्तम भाव को मारक भाव के रूप में जाना जाता है, तो मेनली शनि की महादशा में मंगल का अंतर जो होगा वो चोट, चपेट, दुर्घटना की स्थिति को उत्पन्न करने वाला माना जाएगा। शादी करने के लिए और करियर दोनों 27 डिग्री में है, मंगल नीच का है और शनि दशम भाव में, फल बताएं। अब देखिए वृषभ लग्न में तीसरे भाव में मंगल नीच के हुए हैं तो सप्तम पति तृतीय में नीच के हो गए हैं, और शनि दशम में है तो शनि मंगल में षडाष्टक हो गया। अभी विवाह इत्यादि कुछ ना करें आप, तो वही आपके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि विवाह होने में दिक्कत, फिक्स हो जाए तो फिक्स होकर टूट जाए और हो जाए तो होने के बाद टूट जाए, तो अभी स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो अभी विवाह ना ही करें तो वो ज्यादा अच्छा है यदि आप ज्योतिष को मानते हैं तो। और शनि दशम भाव में है, फल बताएं। करियर में भी कहीं ना कहीं परेशानी तो देगा ही देगा ना, शनि दशमस्थ है तो शश नामक महापुरुष योग है, लेकिन उसके बाद भी समय जब ठीक नहीं होगा वो शनि पर मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी, तृतीय भावस्थ मंगल की 8वीं दृष्टि दशमस्थ शनि पर पड़ेगी, तो बस स्वास्थ्य में परेशानी देगा, करियर में भी बॉस के साथ में मतभेद या जॉब लॉस की योगों को प्रदर्शित कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है ये नाम इनका प्रॉपर नहीं है, दातु बोरा नाम से है, 2714, आप अपने प्रश्न से मिला लीजिएगा। इन्होंने लिखा है कि सर मेरी वृश्चिक राशि में नीच के राहु
ठीक है, सेकेंड हाउस और केतु मिथुन 8th हाउस पे हैं, इसको ठीक करने के लिए क्या करना अच्छा होगा? क्या त्रिशूल शिव मंदिर में दान करना अच्छा होगा? देखिए, अष्टम भाव में आपने मिथुन राशि बताई, यानी कि लग्न वृश्चिक है, ये बात तो क्लियर हो गई। तो लग्न में नीच के राहु बैठे हैं, नहीं, वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में धनु राशि में आप राहु को नीच के बता रहे हो, तभी केतु अष्टम में जाएंगे। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए क्या करना अच्छा होगा? क्या त्रिशूल शिव मंदिर में दान करना अच्छा होगा? ये त्रिशूल तो आप शिव मंदिर में दान कर दीजिए, वो तो अच्छा ही होगा, उसके लिए कोई ज्यादा विचारणीय नहीं है तथ्य। लेकिन देखिए, जो द्वितीय भाव में आपके राहु बैठे हैं ना नीच राशि में, अब यदि आप पुरुष हैं तो भी आपकी वाणी की कड़वाहट को प्रदर्शित कर रहे हैं। वैसे भी वृश्चिक लग्न की कुंडली के द्वितीय भाव में धनु राशि आती है, धनु राशि यानी कि गुरु की मूत्र कोण राशि। अब द्वितीय भाव से गुरु का संबंध बन रहा है, फलस्वरूप ऐसा व्यक्ति सत्य वक्ता होगा, वहां जाकर के राहु बैठ गया तो कड़वा सत्य बोलेगा, तो उसके दुश्मन वैसे बनेंगे, शत्रु बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे। अष्टम भाव में बैठे हुए केतु नाना प्रकार के रोग देंगे, भ्रामक रोग देंगे, तो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण है। तो शिव जी की आराधना भी करते चलिए और गुरु के उपाय करिए, गुरु की स्थिति को देखिए, तो जाके हमको राहु की स्थिति के बारे में ज्यादा पता चल पाएगा, क्योंकि राहु छाया ग्रह है, गुरु के घर में बैठे तो गुरु की स्थिति को पहले देखना होगा। तो पूजा पाठ से जुड़िए, धर्म कर्म करिए, इससे गुरु को बल मिलेगा, और शिव मंदिर में त्रिशूल दान कर दीजिए, शिव जी की अत्यधिक आराधना करिए, शिव जी की आराधना करना ही आपके लिए सबसे ज्यादा मैं बेनिफिशियल देखता हूँ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है गौरंग जी का है कि गुरुजी प्रणाम, लग्नेश का बली होना विपरीत राजयोग के लिए जरूरी है? जी बिल्कुल, विपरीत राजयोग के लाभ को लेने के लिए लग्नेश का बली होना जरूरी है, लेकिन लग्नेश बली है या नहीं इसको कैसे समझें? फॉर एग्जाम्पल, मेरी कुंडली में दो विपरीत राजयोग हैं, अष्टमेश 12th हाउस में है और द्वादशेश खुद द्वादश भाव में है। मुझे संशय होता है कि मेरा लग्नेश बली है या नहीं। वृश्चिक लग्न में मंगल 7th हाउस में 20 डिग्री का है, लेकिन शत्रु राशि में, तो क्या ये बली माना जाएगा? वृश्चिक लग्न में सप्तम भाव में वृषभ राशि आएगी। अब जो शुक्र की राशि है, वो मंगल शुक्र के घर में बैठे हैं, मंगल और शुक्र शत्रु नहीं है, ये आपस में एक दूसरे को सम मानते हैं। यहाँ तात्कालिक मित्रता का विचार करना होगा कि शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं। मंगल 20 डिग्री पर है, षडबल में जाकर के मंगल की स्थिति को देख लीजिए, मंगल पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि को देख लीजिए, साथ ही साथ ये देख लीजिए कि मंगल 20 डिग्री पर है, तो जिसके नक्षत्र में वो संचरण कर रहे हैं उस नक्षत्र के अधिपति की क्या स्थिति है? रोहिणी या मृगशिरा? मृगशिरा में होंगे तो स्वा नक्षत्र के हो जाएंगे, तो ऑलरेडी बली हो जाएंगे। रोहिणी में है तो चंद्रमा की स्थिति को देख लीजिए, वो तो वैसे ही आपके भाग्येश है, तो मंगल को लगभग लगभग बली माना जाएगा, क्योंकि लग्नेश लग्न को देख करके लग्न की वृद्धि ही करेंगे, तो विपरीत राजयोग का आपको लाभ मिलना चाहिए। परंतु फिर भी कोई भी ग्रह बली कैसे होता है? या तो वो युवावस्था में हो, 12 से 18 डिग्री, 10 से 20 डिग्री के बीच के ग्रह को बली माना जाता है। नवमांश कुंडली में वो स्वग्रही हो, उच्च का हो, मित्र राशिस्थ हो, तो वो ग्रह बली माना जाता है। शुभ ग्रहों की दृष्टि किसी ग्रह पर पड़ जाए तो उस ग्रह को बल प्राप्त होता है। मित्र राशि में बैठा हुआ ग्रह बली होता है। पाप ग्रह की दृष्टि से दृष्ट ग्रह कमजोर हो जाता है। शत्रु राशि में बैठा हुआ ग्रह कहीं ना कहीं कमजोर माना जाता है। षडबल को देखा जाता है ग्रहों के बल का आकलन करने के लिए, तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, इस हिसाब से देखा जाता है। लेकिन जो स्थिति आप बता रहे हैं उस हिसाब से मंगल में मुझे बल दिखाई पड़ रहा है। और एक और प्रश्न है, ये नाम तो नहीं है इनका, यूजर नाम से आईडी है, नमस्ते, नीच ग्रह का रत्न कब धारण करना चाहिए? देखिए, नीच राशि में बैठे हुए ग्रह को धारण करने से बचना चाहिए, अनटिल और अनलेस वो स्व नक्षत्र में बैठे हुए हों। जैसे मान लीजिए कि अब आप मिथुन लग्न के ही हैं, ठीक है, मिथुन लग्न के हैं तो लग्नेश आपके बुध हैं, अब वो दशम भाव में जाकर के बैठे, मीन राशि में, नीच राशि में, लेकिन पता चला अपने नक्षत्र में बैठ गए जाकर के, तो आप उनके रत्न को पहन सकते हैं, क्योंकि लग्नेश का दशमस्थ होना बहुत अच्छा माना जाएगा यहाँ पर, तब आप पन्ना धारण कर सकते हैं। लेकिन मेनली नीच राशि में बैठे हुए ग्रह के रत्न को धारण करने से बचना चाहिए। आप तभी नीच राशि में बैठे हुए ग्रह के विषय में विचार कर सकते हैं, या तो वो ग्रह खुद के नक्षत्र में बैठा हो, या फिर वो ग्रह नवमांश कुंडली में उच्च का हो। इसके अलावा आप नीच के ग्रह को ना ही धारण करें तो वही आपके लिए अच्छा होगा। नीच ग्रह से संबंधित पूजा पाठ उपाय अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। उदाहरण के तौर पर अगर बुध ही नीच के हैं तो गणेश जी की आराधना करिए, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा माना जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही सभी प्रश्न आप सभी दर्शकों ने किए थे, और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 31 में मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के मैंने जवाब दिए वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि इस कार्यक्रम को आपने देखा और इस कार्यक्रम से आपका लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।